तो दोस्तों वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो सेम 5 का बीए का हमारा थियरी पेपर का टॉपिक है। अभी तक हमने अकाउंट्स के सारे सम्स देखे, कुछ इकोनॉमिक्स की थियरी भी कर दी हम लोगों ने, एमलॉ का भी हमने थियरी पार्ट देखा है कुछ। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा टॉपिक के बाहर यानी बीए का हम लोग का जो चैप्टर्स है वो क्विक रिवीजन कैसे कर सके ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो, आप तुरंत आंसर लिख सको। इसके लिए मैंने क्विक रिवीजन के लिए ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों बीए का हमारा आज का टॉपिक जो है वो फाइनेंस फंक्शन का है। फाइनेंस फंक्शन का मतलब क्या होता है? तो ऐसी चीज़ जहाँ पे हम लोग को फाइनेंशियल मैनेजर जो है फाइनेंस का लेन देन का काम करती है, यानी पैसों का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, पैसे कहाँ से लेके आने हैं, कौन सा इन्वेस्टमेंट खरीदना है, ये सब चीज़ों का काम जो है वो किसका रहता है? फाइनेंशियल मैनेजर का। और वो जो काम करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंस फंक्शन। ठीक है। अब ये फाइनेंस फंक्शन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच है। ठीक है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में हम पहले पढ़ लेते। 1950 के पहले हमारा फाइनेंस फंक्शन जो था वो बहुत ही छोटा था, नैरो बोला गया है। छोटे का मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ यही देखता था कि हम कैश किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, हमारे कंपनी के अंदर कैश किस तरीके से आ सकती है, सिर्फ उतना ही देखा जाता है। और फाइनेंशियल मैनेजर का सिर्फ यही काम रहता था कि फ़ंड को रेस करते रहो। ठीक है। तो इसके अंदर फ़ंड को रेस करने का मतलब हमारा काम ख़त्म नहीं होता। हमारा काम फाइनेंस का क्या रहता है कि फ़ंड को तो रेस करो, लेकिन उसके साथ उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करने का काम भी रहता है। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच में ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होती थी। तो अगर फ़ंड को रेस करना है तो उसके अंदर हम लोग के 3 स्कोप्स आते थे। पहला कि कहाँ से हम ये फ़ंड को रेस कर सकते हैं, यानी कैपिटल मार्केट को स्टडी करना, है ना। फिर दूसरा हमारे उसके अंदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं। अब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हमारे कौन कौन से आते हैं? शेयर, डिबेंचर, वो सब चीज़ों को देखना। और थर्ड, अ लीगल एंड अकाउंटिंग रिलेशन बिटवीन द फर्म एंड इट्स सप्लायर ऑफ द फर्म। मतलब हम लोग का रिलेशनशिप देखते थे, हमारी फर्म का रिलेशनशिप और हमारे सप्लायर कहाँ से हम लोग को पैसे दे सकते, उनका हम लोग रिलेशनशिप उसके अंदर चेक करते थे। इसकी वजह से ये कंसेप्ट जो है बहुत ही ज़्यादा नैरो था। और जब तभी हम लोग को सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजर या फाइनेंस फंक्शन अगर कुछ पढ़ाना हो तो उन लोग सिर्फ एक ही काम करवाते थे कि पैसे को किस तरीके से रेस करना है। उसी को हम लोग क्या बोलते थे? कॉर्पोरेशन फाइनेंस। ठीक है। अब ये ट्रेडिशनल अप्रोच के कुछ क्रिटिज्म है जो आपको लिखने हैं। सबसे पहला हमारा क्रिटिज्म क्या है कि फाइनेंस मैनेजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? एक्सटर्नल्स वालों को देखता है, यानी पैसे कहाँ से आएंगे, क्रेडिटर, इन्वेस्टर, उनका वो ध्यान देता है। जबकि मेन काम हम लोग का किसका रहता है? अंदर जो काम करते हैं यानी इंटरनल फाइनेंशियल डिसीजन जो लेता है उसको वो पूरी तरीके से इग्नोर करता है। तो ये उसका सबसे पहला क्रिटिज्म हो गया। ठीक है। सेकंड उसका क्रिटिज्म क्या है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में ही देखे गए। जबकि हम लोग को पता है कि हमारे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटर हो गया, फिर हम लोग के पार्टनरशिप फर्म हो गए, कोऑपरेटिव फाइनेंस हो गया, बहुत सारे फाइनेंस है, बहुत सारी कंपनीज है। तो उन सब चीज़ों को उन लोग क्या कर देते? इग्नोर कर देते। ठीक है। थर्ड पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो सिर्फ रिक्रूटमेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फंड का ही ध्यान देता है। मतलब हम पैसे कहाँ से लेके आ सकते हैं और हमारी फाइनेंस कितनी रिक्वायर्ड है, सिर्फ वही देखता है। जबकि हमारी अगर हम कंपनी चलाते हैं तो वो सिर्फ फाइनेंस के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे काम रहते हैं, जैसे कि कंपनी को प्रमोट करो, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करो, मर्जर, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीज़ें आती है। तो वो सब चीज़ों को वो इग्नोर करता है। ठीक है। और इसका फोर्थ क्रिटिज्म है कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म फाइनेंस देखता है। लॉन्ग टर्म मतलब आज तुमने पैसे बाहर से खरीदे तो उसको तुमको बहुत लंबे समय तक चलाना है। जबकि हमारी कंपनी के अंदर डे टू डे बहुत सारे खर्चे रहते हैं, वर्किंग कैपिटल जिसको हम लोग बोलते हैं, छोटे मोटे खर्चे आते रहते हैं। तो वो कैश वो पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। इसकी वजह से ये भी हम लोग का उसका क्या हो गया? क्रिटिज्म। ठीक है। तो दोस्तों हमने 4 क्रिटिज्म देखे। सबसे पहला हमारा क्या था कि हम लोग के ट्रेडिशनल अप्रोच में सिर्फ इंटरनल को इग्नोर किया जाता है और एक्सटर्नल के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है। सेकंड, वो सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी को देखती है जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह को इग्नोर कर देती है। थर्ड, हम लोग का वहाँ पे सिर्फ रिक्वायरमेंट देखते, कैश की रिक्वायरमेंट कितनी है, और बाकी के पूरे कंपनी के फंक्शंस को इग्नोर किया जाता है।
फोर्थ, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के बारे में सोचती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो डेली हम लोग को पैसे चाहिए रहते वो उसको इग्नोर कर देते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने किस में देखी, ट्रेडिशनल अप्रोच में। अब आपको अगर क्वेश्चन आए ट्रेडिशनल अप्रोच का तो आपको अच्छे से लिखना है, मैंने पूरा बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का मॉडर्न अप्रोच आता है, लेकिन उसके पहले यानी उसके बीच में भी हमारा एक अप्रोच आया था जिसको हम लोग बोलते हैं टू वाइड अप्रोच। ये ज़्यादा टाइम नहीं चला था, वो मिड पीरियड में आया था। इसमें हम लोग को क्या बताया गया है कि हमारा इस अप्रोच में सिर्फ देखा जाता है हमारी कंपनी का कैश ट्रांजैक्शन कितना है। मतलब यहाँ पे ये माना जाता है कि हम कुछ भी करें वहाँ पे कैश की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, यानी सब कैलकुलेशन किसके बेस पे रहता है, कैश के बेस पे। तो या इसकी वजह से उसका यही एक सबसे बड़ा लिमिटेशन भी हो जाता है कि सारी कंपनी की रिक्वायरमेंट जो है वो कैश बेस पे नहीं रहती, कुछ रिक्वायरमेंट जो है वो क्रेडिट बेस पे भी रहती है। इसकी वजह से ये अप्रोच जो है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चला। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड हम लोग का है मॉडर्न अप्रोच, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच कहाँ से शुरुआत हुआ था, 1950। आपने देखा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच कहाँ पे हम लोग का था, 1950 के पहले। ठीक है, और मॉडर्न अप्रोच कहाँ से शुरुआत हुआ, 1950 के बाद। ठीक है, इसमें दो ही चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंस फंक्शन को ये देखना पड़ता है कि हम कहाँ से पैसे रेस कर सकते हैं, और दूसरा उसका इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। मतलब पैसे तो हम लेके आएंगे लेकिन वो यूटिलाइज किस तरीके से करेंगे, ये दोनों काम जो है वो किसका होता है, फाइनेंस फंक्शन का रहता है। तो उसको वो काम बहुत ही अच्छे से करना पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें से हम लोग के तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमारे मॉडर्न अप्रोच के हैं वो निकलते हैं। सबसे पहला हमारा है प्रोक्रूटमेंट ऑफ फंड। हम लोग को आज का नीड देख के और फ्यूचर का नीड देख के दोनों को कैलकुलेट करके हमको ये देखना पड़ता है कि कितना कॉस्ट हमारी कंपनी को चाहिए, कितने पैसे चाहिए, और वो पैसे हम कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोक्रूटमेंट ऑफ फंड। ठीक है, अब ये फंड हम लोग बहुत जगह से अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि बैंक हो गया, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गया, बहुत सारे से। लेकिन उन ऑप्शन में से हमको कहाँ से फंड रेस करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड है, और कितना वो फंड के ऊपर हम खर्चा करते हैं वो भी हमारी कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है। इसकी वजह से फाइनेंशियल फंक्शन के अंदर ये काम बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। सेकंड हम लोग का दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। अब हमने किसी कंपनी के कोई फंड अवेलेबल था, उसमें से हमने पैसे तो लगा दिए, उस पैसे के बाद हम लोग को रिटर्न कितना मिल रहा है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट अगर हमने किया तो उसके बदले में हमको रिटर्न ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर आप कॉस्ट ज़्यादा करोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी कंपनी को नुकसान होगा। इसके लिए पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा मिले। ये तो आपको एज अ बिजनेस पर्सन, या आप अभी तक टीवाई तक पहुँचे तो आपको कॉमर्स की ये लैंग्वेज तो पहले से ही पता है कि ऐसे जगह पे पैसे इन्वेस्ट करो जिससे रिटर्न आपको उससे डबल मिले, या एटलीस्ट आपका कॉस्ट के ऊपर हो। ठीक है, तो ये भी आपका सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है कि आपने पैसे तो रेस कर दिए लेकिन उस पैसे को आपको लगाना कहाँ है ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। तो सारे इन्वेस्टमेंट फंक्शन को पहले एक बार अच्छे से देखो, एक से ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे तो उनको फिल्टर करो, और जो आपकी कंपनी के लिए अच्छा है उसमें वो इम्पोर्टेंट डिसीजन वहाँ पे लेना है। ठीक है, थर्ड हम लोग का है इनकम मैनेजमेंट। यानी अब पैसे तो आ गए, हमने पैसे डाल भी दिए, हमने इन्वेस्ट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसमें से रिटर्न मिला। अब वो रिटर्न को क्या करना है, हम लोग को पे करना है। किसको हम लोग पे करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जिन्होंने अपने को हम लोग को पैसे दिए उनको हम लोग को पे करना पड़ता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन रहता है कि इनकम कैसे पे किया जाए, पार्शियली पे किया जाए या पूरा पूरा। अब इनकम मतलब जो प्रॉफिट होता है वो। ठीक है, तो आप पैसे कैसे पे करोगे, शेयर होल्डर को आधा पे करोगे या आधा पूरा का पूरा जितना प्रॉफिट है वो सब डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये आपकी कंपनी के ऊपर डिसीजन रहता है, यानी फाइनेंस फंक्शन के ऊपर ये डिसीजन रहता है। अगर फाइनेंस मैनेजर को ऐसा लगता है कि कुछ पैसे जो है हमको प्रॉफिट के रूप में सेव करने चाहिए तो उसको वैसा ही करना चाहिए, यानी आधा पैसा जो है डिविडेंड के रूप में दे दो और बाकी का आधा पैसा जो है वो प्रॉफिट बन के रिजर्व करके रख दो ताकि आपकी कंपनी को फ्यूचर में काम आए। और अगर फाइनेंस मैनेजर को ऐसा लगता है कि हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, तो वो काम वहाँ पे वो डिसीजन ले सकता है, यानी वो डिविडेंड के रूप में पूरा प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो दोस्तों ये हमारे तीन फंक्शंस हमारे मॉडर्न अप्रोच के हुए। क्या क्या, एक तो हमारा था प्रोक्रूटमेंट ऑफ फंड, फंड को लेके आओ।
सेकंड उसको इन्वेस्ट करो, और थर्ड उसमें से जो भी इनकम आती है उसको सोच समझ के डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। तो इस मॉडर्न अप्रोच के बाद से, यानी ये मॉडर्न जब अप्रोच आया उसके बाद से हमारा कंपनी जब से चल रहा है तो वो मॉडर्न अप्रोच के बेस पे ही चल रहा है। ट्रेडिशनल अप्रोच आज के टाइम पे कोई ही नहीं चलाता। और आपको भी पता है आज के टाइम पे फाइनेंस मैनेजर या फाइनेंस फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत सारे स्कोप उसके अंदर आ गए, तो इसकी वजह से ये फंक्शंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक जो है पूरा कवर अप हो गया। अभी अगर आपको एग्ज़ाम में इसको लिखना है तो बहुत आप इजीली लिख सकते हो। इवन मैंने आपको इसके शॉर्ट नोट्स, यानी आपको पॉइंट्स कैसे याद रहेंगे वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में पुटअप कर दिया, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। हाँ, एग्ज़ाम में इतना शॉर्ट मत लिखना, थोड़ा सा डीप लिखना, मैं जो समझाई उसको एक्सप्लेन करना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और DMT को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।